मेरे पाकिस्तानियों, आज एक और रेड लाइन दुश्मन ने क्रॉस कर ली है। एक तो ये कि हमें पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और पाकिस्तान ये नहीं है कि कभी सो जाता है, लेकिन मुझे शक यूं पड़ता है मुझे। और आज पूरे एशिया में एक ही नाम गूंज रहा, भारत। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिष्ठित थिंक टैंक लोव इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को दिया गया है मेजर पावर यानी कि एशिया की प्रमुख शक्ति का दर्जा। और सबसे मजेदार बात, एशिया के 27 सबसे ताकतवर देशों की सूची में भारत के ऊपर सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। यानी कि अमेरिका नंबर 1, चीन नंबर 2 और भारत एक गर्व भरा नंबर 3 पर है। पाकिस्तान ने अगर किसी भी किस्म की कोई जाहिरियत की तो हम या हमारी जो अफवाज है, भारत की जो अफवाज है, वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। इसके साथ साथ देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही समझने वाली है कि इंडिया पिछले कुछ अरसे से ये डिफेंस पे पैसा जो है वो लगा रहा है और बड़ी तेजी से लगा रहा है। ये कोई समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज बन चुका हुआ है। और उसकी वजह यही है कि वो समझते हैं कि अगर हम ये पैसा नहीं लगाते, ठीक है जी, ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन नहीं करते, तो उनके लिए उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो आर्मी है उनके लिए मसले होंगे। इससे एक चीज़ हमें बड़ी क्लैरिटी के साथ समझ आ जानी चाहिए, और वो एक चीज़ क्या है, इस चीज़ को आप ज़रा ज़हन में रखें। वो ये है कि दे हैव बीन प्लानिंग समथिंग। लेकिन आप ये देखें कि भारत के अंदर ये अंदाज़ा हम पहले से ही बता रहे हैं कि ये हमको ट्राई कर रहे हैं, ये कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं, ये कोई जैमिंग और स्पूफिंग चल रही है। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ क्यों नहीं होता, पाकिस्तान में सब कुछ क्यों होगा, ये भी एक सवाल है। उसकी रीजन यही है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी तक लोन पे ही चल रहे हैं, हमारे पास ना तो कोई ऐसे बहुत डॉलर पड़े हुए हैं कि रखे हुए हैं कि जिसे हम कहें कि जी हम एक मजबूत कंट्री के तौर पे दिखाई दें, ऐसा भी नहीं है। ना ही हमारे पास जो है इस किस्म के कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसपे हमने खुद ही इन्वेस्टमेंट की हो। हम हर एक से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग करेगा, मॉडर्नाइजेशन को करेगा, और जो पुराने इनके वेपन्स हैं उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड करेगा। अब देखें, अगर टैंक्स की बात हो रही है तो क्या ये टैंक्स कहाँ चलेंगे? क्या ये टैंक्स माउंटेन्स में चलेंगे? एक सवाल है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जस्ट आपको एक मिसाल देता हूँ जी, रशियन ओरिजिन T-90 बैटल टैंक्स जो हैं, जो कि इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है, ये कहाँ चलेंगे? जाहिर बात है अगेंस्ट पाकिस्तान चलेंगे। ये कोई उन्होंने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे तो थोड़ी चलाने, पहाड़ों पे थोड़ी चलाने हैं। उधर तो कुछ जंग ही डिफरेंट किस्म की होनी है। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इंडिया अपनी जो अपने अपने टैंक्स को सपोर्ट करने के लिए इतने अरबों अरबों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएगा। और ये इसीलिए अपने नेवल एसेट्स हो, एयर डिफेंस हो, लैंड बेस्ड कैपेबिलिटीज हो, इंडिया अपने उस पर काम कर रहा है, और इवन की न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर भी। तो कोई अगर आ भी जाए पाकिस्तान में तो वो क्या सोच कर आएगा कि पाकिस्तान से उसको क्या मिल सकता है? पाकिस्तान से उसको कुछ भी नहीं मिल सकता। ये एक हकीकत है, कह लीजिए कि इसको हम बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर सकते कि एक बिल्कुल सच्चाई है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है उससे किसी भी कंट्री का अगर कोई आ जाता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए या कोई भी ऑफिशियल आ जाए, तो उसको यहाँ पर आकर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसकी रीजन यही है कि वो हमें जाहिर अगर आएंगे तो हम उनसे उल्टा मांग ही रहे होंगे। किसी से कह रहे होंगे कि $1 बिलियन दे दो, किसी से कह रहे होंगे $500 बिलियन दे दो। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65%, 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है। उसको कोई मसला ही नहीं। उसको मुझे बताएं, जो कंट्री ऐसा, उसको क्या मसला होगा? इसमें देखें, इंडिया की एक और चैलेंज भी इंडिया के लिए है कि जितनी बड़ी इंडिया की फौज है, इंडिया का बहुत सारा जो डिफेंस बजट है वो फौज के एक्सपेंसेस पे लग जाता है। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना भी तो कोई मसला, वो आसान बात तो नहीं है। एंड पर्टिकुलरली अब चाइना का जो फोकस है दैट इज ऑन द टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, और जो टेक्नोलॉजिकल एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं चाइनीज उस पर फोकस कर रहे हैं। इंडियंस अभी उस पे आ गए हैं, इस पे इंडियंस फिर अब चले भागते हैं, फिर अमेरिका के पास जाते हैं, कहते हैं जी हमारी कैपेसिटी बनाए। सो ये आप देखिए ना, इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी लोग हैं, 1.4 मिलियन। चाइना के पास 2 मिलियन है, इंडिया के पास 1.4 मिलियन एक्टिव ड्यूटी फौजी हैं, और रिजर्व फोर्सेस जो हैं वो अलग हैं। सो उनकी सैलरीज, पेंशंस, वेलफेयर, दिस दैट, ये वो, फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लेना। सो इतना को आसान काम नहीं है फौजें रखना। सो इसीलिए ये जो $6 अरब है
अगर आपने इंडियन एयर चीफ को फॉलो करें उनकी स्टेटमेंट्स को, तो इंडियन एयर चीफ रिसेंटली कह रहे थे जनाब कि हम तो हमें 30-40 जहाज चाहिए, 30-40 जहाज चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जो ये इसके लिए इंडिया फिर जाता है रशिया के पास जाता है, ठीक है ना जी। और वहां से फिर कोशिश करता है कि हमें कोई ना कोई अमेरिका से, रशिया से जो है वो वेपन्स मिलें, एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो इनहेंस हो। सो ये आप समझ, ये वो आसान काम नहीं है। इंडिया जी जो $6 अरब लगा रहा है, ये बेसिकली उसको एनहांस करना है, अपनी एयरफोर्स को भी एनहांस करना है और नेवी को भी एनहांस करना। और खास तौर पे नेवी में अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए नेवी में पैसा लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया अपने आप को, उसका अपना सारे का सारा होराइजन चेंज कर रहा है। वो सारी की सारी जो आउटलुक है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे फोकस कर रहा है, या इंडिया अपनी सबमरीन के फ्लीट के ऊपर फोकस कर रहा है। फिर इंडिया की एक और चीज है, एक टर्म होती है जिसे आप बोलते हैं नेवल एविएशन, ठीक है। सो ये जो तेजस जेट्स हैं या रिसेंटली इंडिया को सर्वेलेंस के लिए कुछ चाहिए तो उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो वो भी एक अब एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही देख लें फॉर एग्जांपल, इंडिया में ख्याल है 2 इनके पास एयरक्राफ्ट है, तीसरे की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जारी बात है इंडियन ओशन के अंदर वो समझते हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को जीत नहीं रहे, हम ये भी कर रहे हैं कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स वो भी सिक्योर किया जाए। अब सोच के देखिए, कीनिया जैसा कंट्री, उनका प्रेसिडेंट रूतो, उन्होंने रिसेंटली अदानी के साथ जो डील किया था उसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि वेस्ट ने प्रेशर किया कि अदानी के कॉन्ट्रैक्ट्स जहां जहां पर है उनको कैंसिल किया जाए। कंसर्न बोल दिया करप्शन का। चलिए, आप प्रूव कर पाए? नॉट एट ऑल, क्योंकि वेस्ट को लगता है हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हमने जो बोल दिया वो सत्य वचन है। और भाई अगर सत्य वचन था तो हिंडनबर्ग को अपनी दुकान बंद करके भागना क्यों पड़ा जब हमने बोला हम इसको इन्वेस्टिगेट करवाएंगे? इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी है, भाग गया वो राहुल गांधी की तरह। यानी कि अब ये प्रिवेंट करना चाहते हैं कि भारत का जो स्ट्रेटेजिक जो कंट्रोल हम क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इसको वो प्रिवेंट करना चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल ना बढ़ जाए। अपने लोगों को बोलते हुए नहीं, वो नहीं बोल सकते आप। ये नहीं कह सकते कि जी हमारे लोग जो हैं वो सही काम नहीं करते, हमारे लोग जो हैं निकम्मे निखट्टू हैं, उनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, बल्कि गवर्नमेंट उनकी चलाई जा रही है। इकोनॉमी पे कोई काम नहीं किया जा रहा इसलिए कि आता ही नहीं है। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी नहीं रखा जाता जिनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं इकोनॉमी का, उसके बजाय अपनी मर्जी के अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार कोई ना कोई ऐसे जिनके साथ कोई किस्म का फायदा हो रहा हो, या यानी मुल्क का नहीं अपना पर्सनल फायदा हो रहा हो, या किसी ना किसी तरीके के ऐसे लोग जो कहीं से रिलेटिव हो नहीं तो दोस्त हो, उनको ही रखा जाता है, किसी ऐसे को नहीं रखा जाता।